गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम लोग C1 देखेंगे। C1 में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन, जो यूनिट 4 में आएगा, वैश्वीकरण। लेकिन वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, इसको हमको सबसे पहले समझना अनिवार्य है, जरूरी है। ये क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है। क्वेश्चन आपका आएगा कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण से आपको क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। ठीक है, वैश्वीकरण का प्रभाव भारत पे कैसे पड़ता है। तो देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि विश्व की जितनी अर्थव्यवस्था है, उस सारी अर्थव्यवस्था को हम क्या करें, एक केंद्र बिंदु होती है, उस केंद्र बिंदु से हम क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको क्या करेंगे, हम बांटेंगे। तो जैसे देखिए सबसे पहले वैश्वीकरण का हम डिफिनेशन जानेंगे कि वैश्वीकरण का डिफिनेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पे आज के वर्तमान समय में इसको डिफिनेशन ऐसे दिया गया कि आज का युग विज्ञान का युग है, तकनीकी का युग है, जिसकी वजह से जितनी दूरियां है वो सारी दूरियां, डिस्टेंस जो है काफी था, वो सारे क्या हो गए, नजदीक हो गए। ठीक है, और लोगों की जो सोच थी, उस सोच में क्या हुआ, व्यापक परिवर्तन हुए, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गए। ठीक है, यह सारी क्या है, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण का क्या है, देन। यहां आपको समझ में आ गया कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है, जैसे मानते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक हम ये रेखा ले लिए। अब रेखा में जैसे हम मानते हैं, इसको भारत हम मान लिए, ठीक है, इसको हम नेपाल मान लिए, ठीक है, इसको हम चीन मान लिए, ठीक है, इसको हम अमेरिका मान लिए। ठीक है, अब यहां पे एक इसको हम केंद्र बिंदु मान लिए। तो यहां पे कहने का तात्पर्य है कि जिनकी जो समस्या है, उस समस्या को हम क्या करेंगे, एक केंद्र बिंदु मानेंगे और उस केंद्र बिंदु के माध्यम से हम उसको क्या करेंगे, उनकी समस्या का निदान निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सब क्या है, वैश्वीकरण है। तो यहां पे आ गया कि आज का युग तकनीकी का युग है, जिसकी वजह से सारी क्या है, दूरियां थी, वो दूरियां घट गई, और जो व्यक्ति थे उनके सोच में क्या हुए, व्यापक परिवर्तन, बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए। और उस परिवर्तन की वजह से क्या होता है, किसी राष्ट्र, किसी राज्य, किसी देश की केवल तरक्की नहीं होती है, उनकी वजह से ऑल कंट्री होते हैं, सारे देशेज होते हैं, उनकी क्या होते हैं, विकास होते हैं, उनके सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जिसके परिणाम से प्रत्येक देश का क्या होता है, विकास होता है, और उसमें वो क्या करते हैं, भाग ले सकते हैं। अब जैसे मानते हैं किसी देश है और किसी देश के पास क्या है, यातायात आने जाने की क्या है, सुविधा नहीं है, किसी के पास वस्तुएं नहीं है। कोई देश ऐसा है जिनके पास क्या है, तकनीकी नहीं है। हम आज बोलते ना है कि जापान के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है। जापानी चीज जो होते हैं क्या होते हैं, वो सस्ते होते हैं। तो जो सारी चीजें होती है, अब कोई ऐसा देश है जहां पे क्या है, टीचिंग की सुविधा ज्यादा है, एजुकेशन ज्यादा है, एजुकेशन शिक्षा है, उसको क्या किया गया, सरल बनाया गया। तो हम क्या करते हैं, जितने भी सामग्री है, उस सामग्री का हम आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो हमारी आवश्यकता की चीज है उसे हम क्या करते हैं, लेते हैं। जो हमारी आवश्यकता की चीज नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, वो दे देते हैं उसको। सरल भाषा में क्या करना, आयात और निर्यात करना, आयात मंगाना, निर्यात भेजना, ये सब वैश्वीकरण का है। इसके लिए हमारे पास क्या, रिलेशन जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो वैश्वीकरण का एक व्यापक दृष्टिकोण है। ऐसे एक ऐसी प्रक्रिया कहा जा सकता है जो व्यक्ति के सोच एवं दृष्टिकोण को क्या करती है, काफी परिवर्तित कर देती है, काफी परिवर्तन
कर देती है, जिनकी वजह से जितने भी डिस्टेंस काफी होते हैं, दूरियां होती हैं, वो सब क्या होती है, नजदीक हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका इतना तो आप समझ रहे हैं कि वैश्वीकरण का डिफिनेशन क्या है, वैश्वीकरण का परिचय क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। ठीक है, लेकिन यहां पे इसको जानने से पहले, हम वैश्वीकरण को जानने से पहले दो चीजों पे हमें और ध्यान देनी होनी पड़ेगी। एक होगा कि निजीकरण, इसको बोलते हैं क्या, निजीकरण। एक होता है क्या, उदारीकरण। ठीक है, एक निजीकरण हुआ और क्या हुआ, एक उदारीकरण हुआ। ठीक है, अब निजीकरण क्या है और उदारीकरण क्या है। निजीकरण का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार उस पर होता है, और उदारीकरण का मतलब होता है कि वो सरकार की सामग्री होगा, किसी कंटेनर को उसको क्या किया जाता है, दे दिया जाता है, उसको गाइड करने के लिए। अब जैसे जितने भी प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेटाइजेशन जिसको निजीकरण बोलते हैं, उसका जो क्या होते हैं, संचालक, संस्थापक, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, सब क्या होते हैं, कोई एक व्यक्ति होता है जो इनके इशारे पर उसको चलाया जाता है। अब जैसे उदारीकरण का मतलब हुआ कि सरकार की संपत्ति को किसी व्यक्ति को क्या किया, उसको दे दिया गया, और वह क्या करता है, उसको अपने माध्यम से, मीडियम से चलाता है, जिसको हम उदारीकरण बोलेंगे। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे। तो यहां पे आप तीन चीज को समझे, एक निजीकरण, दूसरा उदारीकरण, और तीसरा वैश्वीकरण। निजीकरण होगा उसको लिबरलाइजेशन बोलेंगे, उदारीकरण होगा उसको प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे, और तीसरा वैश्वीकरण होगा जिसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। तो आपको एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, और ग्लोबलाइजेशन क्या है। ठीक है, लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, और ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो आप इसको समझ लिए, लेकिन इसको समझने के बाद देखिए, जैसे मानते हैं कि कोई चीज होता है, उसका एक केंद्र बिंदु होता है, और उस केंद्र बिंदु के माध्यम से क्या होता है, उसका निर्माण होता है। ठीक है, अब जिसे इसी में है एक नाइट, देखिए हम आपको इंडिकेट भी कर रहे हैं, नाइट। नाइट आपके और हमारे जैसे क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। उन्होंने वैश्वीकरण का डिफिनेशन कैसे दिया, देखिए वैश्वीकरण को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि वैश्वीकरण तकनीकी, वित्त, व्यापार, ज्ञान, मूल्य और विचारों की सीमा को क्या करती है, वो पार कर तक प्रवाह के साथ संबंध रखती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण दुनिया की हर तकनीकी, हर साधन, हर ज्ञान, हर विचार को क्या करती है, एक दूसरे के साथ वो शेयर करती है, जिससे सभी को क्या होता है, बेनिफिट होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें है यह क्या, प्रत्येक विचार व्यवस्था को कुछ विशेषताएं होती है, कुछ कमियां होती है, और वैश्वीकरण इसका अपवाद नहीं है। जैसे यह प्रक्रिया गति पकड़ रही है, वैसे वैसे इसके अच्छे एवं बुरे दोनों पहलू सामने आते हैं। हम ये नहीं कहते हैं, या साइंटिस्ट, मनोवैज्ञानिक ये नहीं कहते हैं कि दुनिया के वैश्वीकरण की वजह से पूरा क्या है, बेनिफिट है, लाभ है। नहीं, जिस चीज से ज्यादा बेनिफिट होगा उससे क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉस भी होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, इसे बेनिफिट है, समझे। तो ये उनके कहने का तात्पर्य है कि जिससे ज्यादा बेनिफिट होता है उससे क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉस होता है। लेकिन वैश्वीकरण की वजह से हम क्या करते हैं, जैसे आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, जैसे जापान तकनीकी के माध्यम में है, नया नया टेक्नोलॉजी के वजह से शिक्षा को प्रसारण किया जाता है। ये सारी चीज क्या है, वैश्वीकरण। और उस वैश्वीकरण को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ हम क्या करते हैं, उसको आदान प्रदान करते हैं।
शेयर करते हैं। ये सारी क्या है? वैश्वीकरण है। ठीक है, देखिए लेकिन यहाँ पे हमको ये भी देखना है वैश्वीकरण से कि वैश्वीकरण को हम समझे और वैश्वीकरण का क्या होता है, प्रोग्रेस कैसे होता है। तो सबसे पहले हर मनुष्य की आवश्यकता अलग अलग होती है, लेकिन कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जो सभी को क्या है, अनिवार्य है, जरूरी है। जैसे भोजन, वस्त्र, आवास। दुनिया के जितने व्यक्ति हैं उनको लिए क्या है, अनिवार्य है, जरूरी है। सभी व्यक्ति को शिक्षा चाहिए, सभी व्यक्ति को रहने के लिए आवास चाहिए, सभी व्यक्ति को खाने के लिए भोजन चाहिए। और इस पे क्या करते हैं हम, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार हम इसकी क्या करते हैं, संरचना करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये सारी सुविधाएं कहां पे मिलेगी? तो फर्स्ट में देखिए रूरल क्षेत्र। रूरल आप समझते हैं ग्रामीण क्षेत्र होता है। अब उस ग्रामीण क्षेत्र में मनुष्य की हर आवश्यकता की पूर्ति क्या होती है, सही रूप से नहीं हो पाती है। ठीक है, और जब मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति सही रूप से नहीं हो पाएगी तो उन्हें जीने का सही पूर्ण रूप से अधिकार अच्छा नहीं है। तो जैसे आप रूरल क्षेत्र में जाते हैं तो रूरल क्षेत्र में देखते हैं कि वहां पे ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ना आयात की व्यवस्था है। अब देखिए किसी भी सिटी का, किसी भी शहर का निर्माण कहां से होता है, किसी न किसी ग्रामीण क्षेत्र से होता है। आज देखते हैं हर ग्रामीण क्षेत्र में 2 ठो 4 ठो चौराहा पे कोई दुकान खुला और उसी से धीरे धीरे क्या होता है, प्रोग्रेस होते जाता है, बेनिफिट होते जाता है, बढ़ते जाता है। और एक समय ऐसा आ जाता है एक शहर का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, उसके बाद देखिए रूरल क्षेत्र के बाद उसके आगे आता है ईओपोलिस। अब ईओपोलिस का मतलब क्या होता है, पूर्व की अवस्था। मैंने पहले छोटा सा स्थान था और वह क्या हो गया, धीरे धीरे विकसित हो गया। पहले की अवस्था, जैसे पहले की समय देखा जाता है कि कहीं पर अगर दुकान छोटा मोटा किया जाए तो पता चलता है कि पीछे उसके घर है और उसके आगे क्या है, दुकान। उसको हम ईओपोलिस कहते हैं। लेकिन केवल पॉलिस की यहां पे बात करें तो पॉलिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, चमकाना। जिसे मानते हैं कि फीस को चमकाना, जूता चप्पल होता है उसको चमकाना, उसको केवल पॉलिश बोलेंगे। यो पॉलिश डाल देंगे तो पूर्व की जो स्टेजेज है, अवस्था है, उसको हम बोलेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए यहां पे एक और आता है पॉलिश, POLIS। उस पॉलिश को हम लोग क्या करते हैं, 2 रूपों में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक होता है क्या, टाउन, और एक होता है सिटी। अर्बनाइजेशन। अब उस अर्बनाइजेशन में क्या होता है कि इसको हम क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है नगरीकरण और शहरीकरण। और वहीं पे हम क्या किए, उसको पॉलिश किए तो टाउन और सिटी। तो टाउन जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख, 1.25 लाख। लेकिन जो सिटी होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, 5 लाख से एभव होती है। अब इसी के साथ साथ जुड़ गया क्या, एक मेट्रोपोलिस या मेट्रो सिटी। अब मेट्रो सिटी का अर्थ होता है क्या, कि भूमिगत आवागमन की सुविधा, जहां पे जमीनी स्तर पे आने जाने की क्या है, सुविधाएं। तो जैसे दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, ये सब क्या है, मेट्रो सिटी है। ठीक है, यहां पे अगर सिटी की बात करें तो हमारे जैसे पटना हो गया, नगरीकरण, इसको हम क्या बोलेंगे, सिटी बोलेंगे। जैसे बेतिया हमारे हो गया, ये क्या हो गया, टाउन हो गया। इतना तो आप समझ लिए। ठीक है, अब इसी में आता है क्या, मेगापोलिस। मेगापोलिस होता है कि क्या करना, पलायन करना, किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पे क्या करना, जाना, जहां पे हर सुविधाएं मिल सकती है आसानी से। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, निकोपोलिस। निकोपोलिस में क्या होता है कि जैसे हमारे इंडिया है, अब इंडिया के साइंटिस्ट हैं, इंडिया के डॉक्टर हैं,
ये क्या करते हैं, इनकी आवश्यकताएं पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, तो यह अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, स्वच्छ वातावरण में रहने के लिए, अच्छे लाइफ को जीने के लिए क्या करते हैं, किसी दूसरे देश में चल जाते हैं, वहां पे वर्क करने लगते हैं। और वहां पे जब वर्क करते हैं तो उसके बदले क्या होता है, उनको ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा बेनिफिट होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, निकोपोलिस को पलायन करना, सुख सुविधा शांति के लिए। लेकिन जो वैश्वीकरण है, इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे तरफ से या सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई खास प्रतिबंध की जरूरत नहीं होती है। जैसे टैक्स फ्री, जीएसटी फ्री, ठीक है। उसके बाद विदेशी बाजार को अपने बीच में क्या करना, बढ़ावा देने के ऑफर देना, लाइसेंस फ्री, यातायात फ्री, ठीक है। सरकारी कर्मचारी नहीं करते, जैसे बिजली बिल की है, वो पूर्ण रूप से जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। लेकिन उसी को जब हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं, उदारीकरण में करते हैं, तो क्या होता है, वो सिस्टम होता है वो अच्छा से चलता है। तो आज हम लोग वैश्वीकरण का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डिफिनेशन डालें। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग देखेंगे इसके मेरिट और डिमेरिट। जब वैश्वीकरण से हमें इतना ज़्यादा बेनिफिट है, इतना ज़्यादा लाभ है, तो इससे हो सकता है कि हम क्या होगा, कुछ हानि भी होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर रहने दें। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर। थैंक्स।